नमस्कार, वापस सबसे का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। यदि आप भी इस वर्ष 2025 में देने वाले हैं बिहार बोर्ड का मैट्रिक एग्ज़ाम, मैट्रिक का बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10th का, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि हम लोग आपके लिए क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए लेकर आए हैं मंथन क्यूबी सीरीज, जिसके अंतर्गत आपको 2011 से लेकर के 2024 तक हर एक सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जाता है। इसका आज डे 2 है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग बायोलॉजी सब्जेक्ट का अध्ययन करने वाले हैं चैप्टर 1 का। इसके फर्स्ट स्टेट में यानी कि कल हम लोग मैथ के फर्स्ट चैप्टर का पूरी तरह से अध्ययन किया था, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट से लेकर के ऑल टू ऑल सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करवाया गया था तथा उसका नोट्स भी दिया गया है। तो हम इस वीडियो में भी आपको बायोलॉजी का चैप्टर 1 है जिसका नाम है आपका जैव प्रक्रम आपका नाम है चैप्टर 1 का, उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने वाले हैं। और उसके बाद फिर आपका ऑल टू ऑल सब्जेक्टिव करवाएंगे, जो कि आज तक बिहार बोर्ड से ये 2011 से लेकर के 2024 के बीच में जितना भी सब्जेक्टिव पूछा गया है आपको कंप्लीट करवाएंगे। तथा लास्ट में हम आपको नोट्स भी बताएंगे किस प्रकार से आप इसका नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले इस सीरीज से रिलेटेड तथा बिहार बोर्ड से रिलेटेड नोटिफिकेशन के लिए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अपने दोस्तों पास भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो क्लास में नहीं जुड़ पाए हैं वो फटाफट से क्लास में जुड़ के एकदम बढ़िया से इस क्लास को कर सके। तो देखिए, आप लोग का ये जो चैप्टर है जिसका नाम है आपका जैव प्रक्रम, यह रियल में आपका एनसीईआरटी जो बुक है आपका, जो कि एक पेज के माध्यम से हम आपको बतलाते हैं। तो आपका जब हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे, एनसीईआरटी मतलब जो कि बुक आपका सरकारी बुक जिसे आप बहुत लोग कहते हैं, और साइंस में लोग भारती भवन का भी यूज करते हैं, भारती भवन। ठीक, तो एनसीईआरटी में हम बात करते इसमें भी 6 चैप्टर हैं, और भारतीय भवन में बात करें तो इसमें भी 6 चैप्टर नहीं, इसमें कुल 8 चैप्टर है आपका भारतीय भवन में। एनसीईआरटी में बात करें तो आप लोग का पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम में आपका जो भारतीय भवन में आपका 4 चैप्टर है, वही इसका एक चैप्टर है। मतलब कि आप इसके अंतर्गत जैव प्रक्रम के अंतर्गत आप लोग का पहला चैप्टर है पोषण भी इसी में आ जाता है पहले ही चैप्टर में। फिर उसके बाद है आपका श्वसन, दूसरा चैप्टर भी इसी में आ जाता है। फिर आपका है परिवहन भी इसी में आ जाता है। और लास्ट में आपका उत्सर्जन भी आपका इसी में आता है। यह जो 4 चैप्टर है, यह भारतीय भवन के बुक में 4 चैप्टर हैं, परंतु आपके एनसीईआरटी वाले बुक में केवल एक ही चैप्टर में ये चारों टॉपिक को कवर कर लिया गया है। ठीक है, तो आज की इस वाले वीडियो में हम लोग मेनली आपका एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, चूँकि इस एनसीईआरटी बुक से ही आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हम आपको एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग चलते हुए एक ही वीडियो में आपका पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन से जो क्वेश्चन पूछा गया है और जो कॉन्सेप्ट है वो सारा क्लियर करवाने वाले हैं। ठीक है, तो इस भारतीय भवन के अकॉर्डिंग हम लोग नहीं चलेंगे, और यदि हम लोग भारतीय भवन के अकॉर्डिंग चलते हैं तो फिर आपका 10 क्लास में ले जाना होगा, क्योंकि आपका कुल 8 से चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, तो यह 10 क्लास के अप्रॉक्स ठीक जाएगा आप लोग का। और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलते तो ये 6 क्लास में आपका मात्र समाप्त हो जाता है। तो हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। अब इससे आपका जल्दी समाप्त भी होगा, हर एक क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा तथा हर एक टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर क्रम को चलिए हम लोग आपको भागों में बांट करके फिर बतलाते हैं। तो देखिए, आपका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर पहला, वो है जैव प्रक्रम मतलब का आपका इसका इंग्लिश आप जब करेंगे अनुवाद तो इसका इंग्लिश आपका होता है लाइफ प्रोसेस। इस जैव प्रक्रम के अंतर्गत आपके बुक में कुल 4 टॉपिक है, जिसको हम लोग बारी बारी से अध्ययन करने वाले हैं। आपका पहला जो टॉपिक है वो है पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। फिर आपका दूसरा नंबर टॉपिक है श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन आपका। फिर तीसरा आपका परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट। और फिर आपका लास्ट में है उत्सर्जन। तो देखिए, पहले हम आपको ऐसे ही समझा देते हैं, फिर टॉपिक वाइज तो हम आपको बतलाने वाले हैं। तो देखिए, आपका यह जो जैव प्रक्रम है, इसके बारे में पहले हम लोग समझते हैं कि यह जैव प्रक्रम है क्या।
तो देखिए, जैव प्रक्रम का मतलब आपका जो शरीर है, आप मानव का जो शरीर होता है उसके अंतर्गत बहुत सारी विभिन्न विभिन्न क्रियाएं चलती रहती हैं। मतलब आपका खाना पाचन होता है, खाना शरीर से निकलता है, आप सांस लेते हैं, ये सब बहुत सारी विभिन्न विभिन्न तरह का क्रिया आपके शरीर में होती है। तो यह जो क्रिया होती हैं वह एक उसके लिए आपको मेंटेनेंस करना रहता है। मतलब जब आप जितना खाइएगा उतना ही आपका शरीर में उतना बढ़िया से कार्य करेगा शरीर आपका। आप फिटनेस पे ध्यान दीजिएगा, आपका शरीर ग्रो करेगा। मतलब आप अपने शरीर के में जो क्रियाएं चलती हैं उसके लिए आप मेंटेनेंस का कार्य करते हैं। मेंटेनेंस यानी कि अनुरक्षण का कार्य करते हैं। तो वो सारी क्रिया आपका जैव प्रक्रम कहलाती हैं। मतलब वे सारी क्रिया, इसका जब आपको लिखना होगा परिभाषा, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। मतलब कि जिसको आप लोग जिसके माध्यम से, जिन जिन क्रियाओं के माध्यम से आपके शरीर में विभिन्न विभिन्न प्रकार की क्रियाएं नियंत्रण होती है। आपका शरीर में भोजन का पाचन होता है, वरना आपका उत्सर्जन होता है, श्वसन होता है। तो यही सब आपका जैव प्रक्रम हो जाएगा। जैव प्रक्रम में आपका मेनली 4 तरह में भाग में बांटा गया इसको। पहला तो आपका है पोषण, दूसरा है आपका श्वसन, तीसरा है आपका परिवहन और चौथा है आपका उत्सर्जन। तो इन चारों में से सबसे पहले आप लोग को समझना है इस पोषण के बारे में। यह जो पोषण है ये क्या है? तो देखिए, पोषण से तो आप लोग को समझ में आ रहा है कि आपके शरीर में जो ऊर्जा प्राप्त होती है, मतलब जो एनर्जी आप लोग को मिलता है उसको कहते हैं पोषण। मतलब कि बहुत सारा प्रचार दिखलाया जाता है कि इसको खाने से आपको पोषण मिलेगा, तो ये मिलेगा वो मिलेगा। तो पोषण का मतलब वही है कि वैसा प्रक्रिया जिसके माध्यम से हम पोषक तत्वों को, यानी कि पोषक तत्व में आपका काजू पिस्ता ये सब कुछ भी आ सकता है, खाने वाला चीज़, वैसा प्रक्रम जिसमें पोषक तत्वों को हम लोग ग्रहण करके उनका उपयोग करते हैं। मतलब शरीर में आपको पोषण प्राप्त होता है, तो वो प्रक्रिया ही आपका पोषण कराता है। इसको जब आप लिखना पड़ेगा तो आप किस प्रकार से लिखिएगा। तो चलिए इसको इरेज कर लेते हैं हम लोग, फिर आप लोग को बतलाते हैं कि किस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। तो देखिए, आप लोग को लिखना होगा पोषण के बारे में, पोषण का परिभाषा। तो ये किससे लिखना है, चलिए आपको बतलाते हैं। तो देखिए, जैसा कि हमने बतलाया कि हम कुछ ग्रहण करते हैं, कुछ खाते हैं और फिर वह हमारे शरीर में लगता है, हमारे शरीर में उसका उपयोग होता है, तो उसी को हम लोग पोषण करते हैं। बस उसी को आपको लिख देना है कि पोषण वह प्रक्रम है, पोषण वह प्रक्रम है जिससे पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं। जिससे हम जोड़ देंगे कि पोषण वह प्रक्रिया है जिससे हम पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं। उपयोग करने से तात्पर्य अपने शरीर में हम लोग इसका एनर्जी प्राप्त करते हैं। तो अब पोषण का भी बहुत सारा प्रकार होता है। तो चलिए इस पोषण के प्रकार के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि यह कितने कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए, अब ये जो पोषण है आपको, इसको हम लोग भागों में बांटते हैं। तो यह आपका पोषण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। आपका पोषण 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका होता है स्वपोषण और आपका दूसरा होता है परपोषण। इस परपोषण को और नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि विषम पोषण या परपोषण या विषम पोषी, इस प्रकार से भी आप इसे जानते हैं। परपोषण को आप लोग विषम पोषण भी कह सकते हैं। तो ये जो स्वपोषण है, यह मुख्यतः आपको पता होना चाहिए कि केवल पेड़ पौधों में पाया जाता है। स्वपोषण की प्रक्रिया पेड़ पौधों में पाया जाता है। और परपोषण को 3 प्रकारों में भागा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। तो चलिए परपोषण के प्रकार को भी जान लेते हैं हम लोग। तो देखिए, परपोषण के प्रकार कौन कौन से हैं। तो आपका परपोषण के प्रकार में है, आपका सबसे पहले तो आपका हो जाएगा मृतजीवी, फिर हो जाएगा परजीवी, और फिर आ जाएगा आपका हो जाएगा प्राणी
भोजी, प्राणी समभोजी। तो आपका 3 प्रकार में ये जो आपका पोषण है, पर पोषण, इसे बांटा जाता है। तो इसको 3 प्रकारों का हम लोग ऐसे ही आप लोगों को बतला देते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पोषण के बारे में हमने बतला दिया। अब स्वपोषण के लिए हम लोग आगे पहले इसका प्रक्रिया जानेंगे। पहले इन तीनों इस पर पोषण के बारे में जान लेते हैं। तो ये पर पोषण क्या होता है? तो पोषण की वैसी विधि, पर मतलब आपका पराया यानी कि दूसरा के पे आधारित जो पोषण की विधि होती है उसे हम पर पोषण कहते हैं। तो पोषण का वह विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन पाने के लिए किसी और जीव पर निर्भर होता है, उसे हम पर पोषण कहते हैं। मतलब कि हमें भोजन प्राप्त करना है, तो जब तक अगला व्यक्ति जिससे हमको भोजन प्राप्त होगा उससे प्राप्त नहीं करेंगे हम, तब तक हमें पोषण नहीं प्राप्त होगा। यानी कि हम दूसरे पर आश्रित रहते हैं पर पोषण में। स्वपोषण में ऐसा नहीं रहता। स्वपोषण में हम अपना भोजन खुद से बनाते हैं, कुछ किसी पे भी हम आश्रित नहीं रहेंगे, सब चीज़ अपना खुद से रहेंगे। अब भोजन बनाने का मतलब ये नहीं कि पर पोषण में आप लोग का साग सब्जी है तो हम उसे पका के बना लिए, नहीं। पर पोषण का मतलब कि आपका जो साग सब्जी है वह भी हम किसी से नहीं लें, ऑल टू ऑल चीज़ मेरे पास हो, वह स्वपोषण का रहेगा। अब पर पोषण मतलब दूसरा से कुछ ना कुछ लें। तो पर पोषण में आपका 3 प्रकार के होते हैं, मृतजीवी आपका, फिर परजीवी और प्राणी समभोजी। तो मृतजीवी की बात करें तो इसका हम नाम से पता चलता है मृतजीवी, मृत जीवों के शरीर से प्राप्त करने वाला भोजन। मतलब कि वैसा पोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें मृत जीवों के सड़े गले भागों से, सड़े गले चीज़ों से कोई जीव अपना पोषण प्राप्त करता है, उसे हम मृतजीवी पोषण कहते हैं। यह जो पोषण होता है इसमें कोई भी जीव कोई सड़ा गला जीव रहता है उससे अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे मृतजीवी कहते हैं। परजीवी का मतलब कि कोई जीव किसी और के शरीर में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर भोजन प्राप्त करता है, उसे हम परजीवी कहेंगे। अब परजीवी में आप लोग का जैसे हो जाएगा मच्छर है कि आपका अस्थायी रूप से आपके शरीर से भोजन प्राप्त करता है। मतलब आपका खून चूस के चल जाएगा, आपको शरीर में हमेशा नहीं रहेगा, कभी कभी आएगा खून चूस के चल जाएगा। लेकिन आपका यही होता है अंदर पेट में जो कीड़ा हो जाता है बहुत सारे लोगों का, तो वह सब हो जाएगा आपका अस्थायी रूप से रहेगा। तब दोनों परजीवी हैं, लेकिन एक अस्थायी रूप से है, मतलब कि एक आपका हमेशा रहेगा, और एक है अस्थायी रूप से। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको मृतजीवी और परजीवी समझ में आ गया होगा। अंत में आपका बचता है प्राणी समभोजी। प्राणी समभोजी में हम मानव ही आते हैं, मानव, अमीबा, पेरिमीशियम आते हैं, जिसमें हम अपना भोजन प्राप्त करने के लिए किसी और शरीर के जीव का से प्राप्त करते हैं। मतलब हम प्राप्त करते हैं दूसरे ही के जीव से, परंतु हम उससे में भी अपना कुछ काम करते हैं, उसको बनाते हैं तब खाते हैं। इसमें है कि मृत जीवी में आप मरे से प्राप्त करते हैं, परंतु हम लोग मरे से नहीं प्राप्त करते हैं। परजीवी में है कि किसी के शरीर में रहकर प्राप्त करते हैं, तो हम लोग शरीर में भी रहकर नहीं प्राप्त करते हैं, हम लोग प्राप्त करते हैं दूसरा से, लेकिन ना तो मृत जीवी से और ना ही परजीवी से। तो आशा करते हैं कि पर पोषण का आपको तीनों विधि समझ में आ गया होगा, पर पोषण का परिभाषा समझ में आ गया होगा। अब आप लोग का बचता है स्वपोषण। तो चलिए अब आपको स्वपोषण इसे इरेज करके बतलाते हैं यह स्वपोषण है क्या। तो देखिए, पर पोषण के बाद हम लोग को समझना है स्वपोषण। तो स्वपोषण का मतलब हमने समझा दिया था कि जो खुद से अपना भोजन बनाते हैं। तो जीव में तो ऐसा कोई नहीं है कि स्वपोषण का कार्य करे। यह मुख्यतः आप लोग का पेड़ पौधों में पाया जाता है। हरे पेड़ पौधे जो होते हैं उसमें यह स्वपोषण की प्रक्रिया होती है। यह स्वपोषण की प्रक्रिया होती कैसे है लेकिन, तो यह स्वपोषण की प्रक्रिया के लिए पौधों द्वारा एक प्रक्रिया करना पड़ता है। एक उन लोगों में प्रक्रिया होता है, वो होता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, फोटोसिंथेसिस। इसी के माध्यम से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं और उसे ग्रहण करते हैं। और यही वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हमारे जो पर्यावरण है उसमें ऑक्सीजन का संतुलन बरकरार है। क्योंकि आपका पेड़ पौधे को मालूम होना चाहिए कि यह CO2 ग्रहण करके आपको O2 प्रदान करते हैं, परंतु हम लोग हैं कि O2 लेके और CO2 पूरा भरे जाते हैं। तो यह प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया है क्या। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आपको 2 से 3 प्रमुख घटक चाहिए रहता है। एक तो आपका सूर्य का प्रकाश चाहिए रहता है। इस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में आपको सूर्य का प्रकाश चाहिए रहता है। फिर आपको चाहिएगा पत्ती, हरे पेड़ पौधे के पत्ती।
क्योंकि आपका पत्ती ही स्थान होता है प्रकाश संश्लेषण का। और पत्ती के अंदर भी आप लोग को चाहिए रहता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का मतलब आपका वर्णीय लवक होता है, उसका हिंदी में आपको कहते हैं। तो आपको इसमें मेन मुख्यतः सूर्य का प्रकाश चाहिए रहता है, CO2 चाहिए रहता है, जल चाहिए रहता है और आपका क्लोरोफिल चाहिए रहता है। इन चारों की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यही प्रक्रिया आपका प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। तो आपको एग्जाम में पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया किसे कहते हैं, तो आपको 4 घटक का नाम लिख देना है। पहला घटक आपका क्या है, तो सूर्य का प्रकाश है पहला घटक। दूसरा है आपका क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के बिना आपका प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाएगा। तीसरा आपका घटक क्या है, तो CO2 है आपका तीसरा घटक, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। और चौथा घटक है आपका H2O यानी कि जल। यह 4 घटक की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यही प्रक्रिया आपका प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया कहलाता है। अब यह प्रकाश संश्लेषण का जो प्रक्रिया होता है, यह प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया का एक सूत्र होता है जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए इस सूत्र को भी हम लोग आपको बतला देते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का सूत्र क्या होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सबसे पहले तो हमने आपको बताया कि CO2 भाग लेता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो CO2 यहाँ पे 6 भाग लेता है, 6 अणु। प्लस यह किसके साथ मिलता है, तो हमने बताया आपको जल के साथ मिलता है, H2O जल के साथ। तो यहाँ जल के 12 अणु होते हैं। यह दोनों अभिक्रिया करेंगे किसके साथ मिलकर, तो यह सबसे पहले क्लोरोफिल के साथ मिले रहेंगे ऊपर में, और नीचे में आप लोग का सूर्य के प्रकाश। इन दोनों के साथ यह मिलेंगे तब जाके इनमें होगा अभिक्रिया। अभिक्रिया के फलस्वरूप आपका बनता है ग्लूकोज। ग्लूकोज के माध्यम से ही पेड़ पौधों में एनर्जी प्राप्त होता है। तो ग्लूकोज का सूत्र होता है आपका C6H12O6। यही आपका ग्लूकोज का सूत्र होता है। और उसके साथ जैसा कि हमने आपको बताया कि पेड़ पौधे CO2 को ग्रहण करते हैं और O2 देते हैं, तो यहाँ पे 6 आपका O2 दे देगा, तथा साथ ही साथ आप लोग को बाहर निकलता है इसके साथ जल, 6 जल के अणु। तो यहाँ पे आप जब समीकरण देखिएगा तो यह संतुलित होगा, क्योंकि यहाँ 6 CO2 का अणु है और यहाँ पे भी 6 CO2C का अणु है। O2 का 2 है, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, यहाँ 12 है, यह भी 12 है, यहाँ O का 6 है और यहाँ भी 6 है। तो यहाँ यही आपका जो अभिक्रिया होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का। तो इस प्रकार से हमने आपको पोषण तो समझ में आ गया। यह तो था आपका मुख्यतः पेड़ पौधों का पोषण। अब हम लोग आपको जानते हैं मानव के अंदर पोषण कैसे होता है। तो देखिए, मानव में आपको पाचन के बारे में समझना है। तो मानव में पाचन के लिए मुख्य अंग, जो जितना भी अंग है वह सभी मिला करके कहलाता है आपका आहार नाल, मानव का आहार नाल। तो इसी आहार नाल के बारे में हम लोग को समझना है कि मानव आहार नाल का हर एक डिटेल अलग अंग के बारे में। आहार नाल, इसी आहार नाल में आपका पाचन तंत्र सब भी आ जाता है इसी आहार नाल के अंदर। तो यही आपका मानव का पाचन तंत्र का चित्र आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए, मानव आहार नाल के बारे में आपको कुछ ज़्यादा नहीं जानना है। सबसे पहले आहार नाल का मेनली आपका केवल लंबाई आपका पूछता है। तो आहार नाल का लंबाई यदि आपसे पूछता है, आहार नाल का लंबाई, तो आप 8 से 10 मीटर के बीच अप्रॉक्स लिख सकते हैं। इस दोनों के बीच में ही होता है। आप सब में उसमें समान साइज तो होगा नहीं, इसलिए 8 से 10 मीटर के बीच आपका मानव आहार का लंबाई होता है। अब यह जो मानव का आहार नाल है, इसमें बहुत सारा ग्रंथियाँ होती हैं। तो इसमें प्रमुख ग्रंथि आपसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं आपका माउथ हो जाएगा। रुक जाइए, हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। तो आप देखिएगा तो यहाँ पे माउथ हो जाएगा सबसे पहले, यानी कि मुंह। फिर आपका सेलिब्री ग्लैंड यानी कि आपका लार ग्रंथि यहाँ पे हो जाएगा। फिर उसके बाद इसोफेगस यानी कि ग्रास नली हो जाएगा। ये जो आपका जा रहा है इसे ग्रास नली कहते हैं। उसके बाद आपसे यहाँ पे लीवर हो जाएगा, लीवर यानी यकृत। और यहाँ पे आपका हो जाएगा गैले ब्लैडर यानी कि पीत की थैली यहाँ पे हो जाएगा। ये जो दिख रहा है आपका हरा हरा भाग, ये हो जाएगा आपका पीत की थैली हो जाएगा, ठीक है। फिर यह आपका हो जाएगा पेट, स्टोमक जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में स्टोमक, इसका कलर, ठीक है। फिर उसके बाद पैनक्रियाज यहाँ पे हो जाएगा। पैनक्रियाज का मतलब यानी कि अमाशय, आपका अग्नाशय हो जाएगा। फिर यह लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो बाहर का आपको भाग दिख रहा है ये लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत हो जाएगा। और अंदर का भाग आपका छोटी आंत हो जाएगा।
फिर आपका अपेंडिक्स हो जाएगा, यहाँ पे छोटा सा भाग जो होता है उंगली जैसी रचना, यह होता है आपका अपेंडिक्स। फिर आपका हो जाएगा रेक्टम हो जाएगा यह वाला भाग, और लास्ट में आपका यहाँ पे एनस रहेगा। तो यही आपका मुख्यतः मानव आहार नल का होता है। इसके संबंध में यही सब ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं। तो इसी के बारे में हम लोग को मेनली जानना था कौन कौन सा ग्रंथि होती है। बाकी आपको बतला दें तो आपका ये सब अंग जो है इसके बारे में कुछ मुख्यतः नहीं पूछता है। आपको इतना समझ लेना कि सबसे पहले आप यहाँ पे भोजन डालिएगा मुंह में अपना, फिर यहाँ पे लार ग्रंथि अपना काम करेगी। लार ग्रंथि के बाद यह जो भोजन है आपका ग्रास नली से होते हुए आ जाएगा यहाँ पे यकृत में। यकृत के बाद आपका जाएगा अमाशय में। अमाशय के बाद अग्न्याशय। अग्न्याशय से आपका छोटी आंत से आपका सारा अंतिम पाचन आप लोग का छोटी आंत में हो जाता है। फिर आपका जो अवशेष होता है जो मल द्वारा निकाला जाता है उससे आपको बड़ी आंत में चल जाएगा। बड़ी आंत के बाद या फिर आपका स्टोर रहता है बड़ी आंत के अंतिम भाग में, और फिर आपका मल मूत्र के माध्यम से बाहर भोजन निकल जाएगा। तो जैसा कि हमने आपको बतलाया था कि आपको पोषण के बारे में पढ़ना है, तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि 4 जैव प्रक्रम में आपको 4 ठेका अध्ययन करना है, टोटल 4 ठेका। तो उसमें आप लोग का सबसे पहले जो पोषण था उसमें जितना मेनली आप लोग को समझना था न्यूट्रिशन में हमने बता दिया। बाकी आपको आके क्वेश्चन मिलेगा तो उस अकॉर्डिंग हम आपको बतलाते रहेंगे। अब आपका हम लोग शुरू करने जा रहे हैं श्वसन। श्वसन आपका पोषण के बाद इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में अब आप लोग को अध्ययन करना है। तो चलिए पोषण के बारे में श्वसन के बारे में हर जानकारी जानते हैं। तो देखिए हम आपको बतला दें कि ये जो आपका श्वसन टॉपिक है रेस्पिरेशन, यह कुछ ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, बहुत छोटा टॉपिक है। इसको सिर्फ केवल आपको समझने का ज़रूरत है। सबसे पहले तो हम लोग को श्वसन का मतलब समझना होगा। तो श्वसन का मतलब आप समझते होंगे कि सांस लेना छोड़ना, लेकिन सांस लेना और छोड़ना ही श्वसन नहीं कहलाता है। श्वसन का असली अर्थ होता है, हम लोग श्वसन क्यों लेते हैं? क्योंकि जब तक आप सांस नहीं लीजिएगा आपके शरीर में ऊर्जा नहीं मिलेगा, आपके शरीर में एनर्जी नहीं मिलेगा। तो श्वसन उसी प्रक्रिया को होते हैं। श्वसन का आपको परिभाषा लिखना है तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि वृहत रूप से उन सभी प्रक्रियाओं को सम्मिलित रूप होता है जिसमें ऊर्जा का निर्माण होता है। मतलब श्वसन उन सारे प्रक्रिया को कहते हैं जिससे शरीर में ऊर्जा का निर्माण हो, शरीर में ऊर्जा बने, उसी को हम लोग श्वसन कहते हैं। श्वसन आप लोग को मालूम होना चाहिए कि 2 भागों में बांटा गया है। इसमें तो आप लोग का जो श्वसन होता है मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया आप लोग का श्वसन। एक ठे आपका होता है वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन, और दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। तो इन दोनों श्वसन में आप लोग को आवाज़ इसके जो नाम है इससे ही पता चलता होगा कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अवायवीय श्वसन जो होता है इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज का विखंडन होता है। मतलब कि यह जो प्रक्रिया होगा अवायवीय श्वसन का, इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है, और वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, तब जाके आपका श्वसन का प्रक्रिया पूर्ण रूप से पूरा हो पाता है। तो यह तो श्वसन आप लोग का शरीर में होगा, ये जीव जंतुओं में होगा। पौधों में श्वसन कैसे होगा? तो पौधों में श्वसन के आदान प्रदान के लिए किस क्रिया के माध्यम से होता है? तो वह क्रिया आप लोग पूछा जाएगा तो यह विसरण क्रिया हो जाएगा। विसरण क्रिया के माध्यम से पौधों में गैस का श्वसन हो पाता है विसरण की क्रिया से माध्यम से। और किस अंग के माध्यम से यदि आपसे पूछ देगा तो अंग आप लोग को बताना होगा रंध्र। रंध्र यानी कि स्टोमाटा। स्टोमाटा के माध्यम से ही आपका पौधों में यह होता है। तो देखिए पेड़ पौधों में विसरण होता है, और ये रंध्र नहीं, रंध्र तो आप लोग का उत्सर्जन में होता है, माफ़ करिएगा, रंध्र आप लोग को उत्सर्जन में आएगा। यह विसरण की क्रिया के माध्यम से आपके पेड़ पौधों में यह श्वसन का प्रक्रिया पूरा हो पाता है। तो अब सभी जीव जंतु में ज़रूरी नहीं है कि श्वसन का प्रक्रिया एक ही अंग से हो, सभी जीव जंतुओं में अलग अलग श्वसन अंग पाए जाते हैं। तो चलिए जो मेनली आप लोग का एग्जाम में पूछा जाता है उन सभी श्वसन अंग के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग का सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला है मछली का आपका श्वसन अंग का नाम, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। मछली के बाद आप लोग को पूछा जाता है कीट पतंगों में। कीट पतंग मतलब कीड़े मकोड़ों में क्या कौन सा श्वसन अंग है। और फिर लास्ट में आप लोग का मानव तथा स्तनपायी। स्तनपायी वैसे जीव जंतु कहते हैं जिसमें माताएं अपने बहनों को, अपने बेटे को दूध पिलाती हैं, अपने संतान को।
इस स्तनपायी में केवल मनुष्य ही नहीं आएगा, आपका गाय आ जाएगा, बकरी आ जाएगा, कुत्ता आ जाएगा, ये सब स्तनपायी में आ जाएगा। कीट पतंग में आपका कीड़ा मकोड़ा आ जाएगा, और मछली को तो आपको पता ही होगा। तो इन यही 3 को आपका मेनली जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है बार बार। मछली का आप लोग को पता होना चाहिए कि गिल्स होता है इसका प्रमुख श्वसन अंग, जिसको हिंदी में हम लोग गलफड़े कहते हैं। गलफड़ा यही सबसे प्रमुख अंग होता है। फिर कीट पतंग का बात करें तो आप लोग का ट्रैकिया होता है इन लोग का। ट्रैकिया जिसे हम लोग हिंदी में बात करें तो हिंदी में ट्रैकिया को हम लोग कहते हैं श्वास नली। श्वास नली, इसी के माध्यम से इनमें श्वसन होता है। और स्तनपायी यानी कि हम लोग में, तो हम लोग में आप लोग यह नहीं बोलिएगा कि नाक से होता है। नाक तो हमारा एक माध्यम है। हम लोग में श्वसन होता है फेफड़ा के माध्यम से, क्योंकि फेफड़ा ही सांस खींचता है, तो नाक उसमें अपना कार्य करता है। अपना नाक तो एक होल है, नाक नहीं भी रहे तो हम लोग श्वसन कर सकते हैं। तो यही 3 थे आपका मेनली पूछा जाने वाला है एग्ज़ाम में श्वसन के अंगों का नाम। अब थोड़ा सा हम लोग मानव में श्वसन के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, मानव श्वसन प्रणाली यानी कि श्वसन तंत्र, यही डायग्राम होता है श्वसन तंत्र का। इसमें आप लोग प्रमुख अंग ग्रंथ ही पूछ लेगा कि मानव श्वसन अंग में प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से प्रमुख ग्रंथियाँ। तो आपको सबसे पहले तो बता देना होगा नासिका छिद्र, यानी जो नाक का आगे का छिद्र होता है। फिर उसके बाद आपको स्वर यंत्र या लैरिक्स के बारे में बतला देना होगा। उसके बाद आप लोग को ट्रैकिया बतलाना होगा और फेफड़ा बताना होगा। यही 4 आपका प्रमुख होता है श्वसन अंग। बाकी अंग को देखेंगे तो यहाँ से आपका नाक है, नाक से का और मुंह का रास्ता आपको पता होना चाहिए कि एक ही होता है। फिर ग्रसनली से यहाँ पे आएगा, यह कंठ नली है यहाँ पे आपका। फिर श्वसन नली यहाँ पे आ जाएगा, यह जो भाग है यह श्वसन नली कहलाएगा। उसके बाद यह जो भाग है ये कैरिना कहलाएगा, श्वसन नली का कैरिना। ये 2 भागों में आपका बढ़ जाता है। ये दोनों साइड लीवर होता है आपका, जो कि सेम होता है, एक दायां साइड एक है बायां साइड। ये जो आपको इसमें छोटी छोटी रहेंगी ये सब श्वास नलियाँ रहती हैं। बाकी यही आपका डायग्राम एग्ज़ाम में पूछेगा, तो इसी प्रकार से आपको बनाना रहता है। श्वसन अंग का कोई खास डायग्राम नहीं है। हाँ, एक और आपका टॉपिक है इसमें कि आपका श्वासोच्छ्वास क्या है। श्वासोच्छ्वास का मतलब आप लोग का सांस लेना और छोड़ना जो आप कहते हैं उसी को कहते हैं श्वासोच्छ्वास। इसको परिभाषा आप लिख सकते हैं। सांस लेना को आप लोग कहते हैं, हम लोग कहते हैं प्रश्वास, और छोड़ना को कहते हैं उच्छ्वास। तो सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं, परंतु सांस लेना आप लोगों का कहता है प्रश्वास और छोड़ना उच्छ्वास। तो इसमें आपको लिखना होगा कि प्रश्वास तथा उच्छ्वास के पूर्ण रूप को हम लोग श्वासोच्छ्वास कहते हैं। इसका शब्द थोड़ा सा अलग टाइप का है। तो आपका श्वसन तंत्र में मुख्यतः यही है और कुछ खास नहीं है। तो श्वसन तंत्र भी हो गया आप लोग का, और पोषण आप भी हो गया। तो हमने 4 थे आपको स्टार्टिंग में बतलाया था। पहला आपको बतलाया था पोषण, दूसरा आपको बतलाया था श्वसन, और तीसरा अब हम लोग आपको बतलाने जा रहे हैं वो है आपका परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट। तो चलिए आप लोग को ट्रांसपोर्ट के बारे में बतलाते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक जैसा कि हमने बतलाया आपको, अब है आपका परिवहन की यानी ट्रांसपोर्ट। तो परिवहन से तो आपको साफ यह मालूम होना चाहिए कि हमारे शरीर में एक स्थान पर दूसरे स्थान पर किसी भी भोजन का स्थानांतरण ही परिवहन कहलाता है। जैसे कि आप अपना खाना मुंह में डालें, मुंह में खाएं, तो मुंह के बाद वह गर्दन में गया, आपके गर्दन से होते हुए ग्रास नली से आपका अमाशय में गया, अमाशय से आपका गया वह छोटी आंत में, फिर गया आपका बड़ी आंत में, और उसके बाद फिर मल मार्ग से बाहर निकल गया। तो यह जो मुंह से गर्दन में गया मतलब आपका ग्रास नली में गया, ग्रास नली से अमाशय में गया, अमाशय से यकृत से छोटी आंत से बड़ी आंत। तो इसको जाने में आपका कार्य हुआ, मतलब कि ट्रांसपोर्ट हुआ। यही प्रक्रिया आपका परिवहन कहलाता है। तो आशा करते हैं कि आपको परिवहन के बारे में समझ में आ गया होगा। तो परिवहन में आपको मेनली सबसे पहले हम लोग आपको बतला देते हैं पौधों में परिवहन, उसके बाद मानव में परिवहन के बारे में आप लोग समझिएगा। तो पौधों की बात करें तो पौधों में परिवहन 2 प्रकार से पाए जाते हैं। आपका 2 ठे परिवहन के अंग है। पहला तो आपका है जाइलम है आपका पहला अंग, और दूसरा है फ्लोएम। 2 तरह के अंग हैं पौधों में परिवहन के, और दोनों के अलग अलग कार्य हैं। जो जाइलम है यह भी संवहन उत्तक है,
और यह जो फ्लोएम है यह भी संवहन उत्तक है, मतलब कि यह सामान को ढोने वाला उत्तक है, यानी कि परिवहन करने का कार्य है इन लोग का। तो इसका अंतर आपको पूछा जाएगा तो यह जो जाइलम है इसका जो कोशिकाएं होती हैं, मतलब इसके अंतर्गत जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वो सारी कोशिकाएं मृत होती हैं, परंतु ये जो फ्लोएम होता है इसकी कोशिकाएं आपका जीवित पाई जाती हैं। तो यह दोनों में अंतर है जाइलम और फ्लोएम में। वरना और अंतर पूछा जाए तो देखिए, यह जो जाइलम रहता है यह पौधों में जल एवं खनिज का परिवहन करता है, मतलब जल एवं खनिज को शरीर में या एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। तो इसको आपको याद भी लिख सकते हैं, ज से आपका जल हो जाएगा और ज से जाइलम हो जाएगा। तो जाइलम आपका जल पहुंचाता है और वह खनिज पहुंचाता है। और ये जो आपका फ्लोएम होता है यह आपका भोजन शरीर से स्थानांतरण करता है। भोजन यानी कि आपका ग्लूकोज हो जाएगा, इसका स्थानांतरण आपका करता है फ्लोएम। ठीक, और बात करें यह जो जाइलम है यह एक दिशीय कार्य करता है, मतलब कि आप कोई पेड़ पौधा हो गया, मान के चलिए कोई पेड़ है, तो यह जो जाइलम है यह केवल पौधों को नीचे से ऊपर ही कार्य करेगा, नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे कभी भी नहीं आता है, क्योंकि इसका काम होता है जल पहुंचाना। तो जल भूमि से लेकर के ही देगा, इसलिए यह केवल नीचे से ऊपर जाएगा। परंतु ये जो फ्लोएम होता है यह ऊपर भी काम करेगा और नीचे भी काम करेगा, द्विदिशीय इनका कार्य होता है। और इन दोनों में एक और अंतर पूछा जाता है, एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि चलनीय नालिकाएं किसमें पाई जाती हैं। तो आपको आंसर देना होगा कि फ्लोएम में चलनीय नालिकाएं पाई जाती हैं, जाइलम में चलनीय नालिकाएं नहीं पाई जाती हैं। तो यही आपका जैसे पेड़ पौधे में परिवहन के दो ही अंग होते हैं। और परिवहन का आपका क्रिया क्या होता है, किस क्रिया के माध्यम से पेड़ पौधे में परिवहन होता है, तो इसका भी आपको उत्तर देना होगा विसरण। विसरण ही की क्रिया से पेड़ पौधे में परिवहन का कार्य हो पाता है। तो आशा करते हैं कि आपको पेड़ पौधे में परिवहन समझ में आ गया होगा। अगले टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो आप लोग का अगला टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक वह है वाष्पो उत्सर्जन। यह पेड़ पौधों में होने वाला प्रक्रिया है। तो क्या है वाष्पो उत्सर्जन? तो हमारा अगला जो टॉपिक है वो है वाष्पो उत्सर्जन। यह भी पेड़ पौधों में होने वाला टॉपिक है। यह छोटा सा टॉपिक आपको समझना है। जैसा कि हमको बताएं आपको कि पेड़ पौधों में जो प्रक्रिया होता है वह विसरण क्रिया के द्वारा होता है। तो पेड़ पौधे से कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी बाहर निकलते हैं, इसे आपको उत्सर्जन में मेनली पढ़ना है। लेकिन आपको थोड़ा सा बतला देते हैं कि पेड़ पौधों के रंध्र से जो वाष्प बन करके जो उत्सर्जित पदार्थ निकलते हैं वही प्रक्रिया आपका वाष्पो उत्सर्जन कहलाता है। पेड़ पौधों का रंध्र पेड़ पौधों की पत्तियों में पाया जाता है, जिसके माध्यम से पेड़ पौधों के अंदर जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वह वाष्प के रूप से विसरण क्रिया द्वारा शरीर से पेड़ पौधों से बाहर निकल जाते हैं। यही प्रक्रिया आपका वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया कहलाता है। तो पेड़ पौधों में पर इतना ही आपको समझना था। पेड़ पौधों का यहाँ से काम खत्म हो गया। अब हम लोग को जानना है जंतुओं में परिवहन के बारे में। तो चलिए अब जंतुओं में परिवहन के बारे में जानते हैं हम लोग। तो जंतुओं में परिवहन का मुख्यतः तीन अंग मिलकर के जंतुओं में परिवहन तंत्र का निर्माण करता है। पहला तो आपका हृदय हो जाएगा, जो कि सबसे प्रमुख होगा। फिर आपका हो जाएगा रक्त, और हृदय रक्त के अलावा आपका तीसरा होता है रक्तवाहिका, रक्तवाहियाँ। तो हृदय तो आपका समझ में आ रहा है, हार्ट होता है। रक्त भी आपको समझ में आ रहा है। ये रक्तवाहियाँ किसे कहते हैं? तो रक्तवाहियाँ को ही हम लोग अन्य भाषा में कहते हैं नस। नस जो आपका होता है, जिसके अंदर आपका ब्लड पार होता है, खून पार होता है, उसी को आपको रक्तवाहियाँ या नस कहते हैं। तो यही तीन ट्रेन मिल करके आपका पूरा का पूरा परिवहन तंत्र का निर्माण करता है। अब हम लोग आपको पारी पारी से तीनों के बारे में समझाते हैं। सबसे पहले आपको रक्त के बारे में बताएंगे। सबसे बेसिक आपका रक्त ही है, इसलिए सबसे पहले आपको रक्त के बारे में जानकारी हम लोग देते हैं। रक्त यानी कि आपका ब्लड। तो चलिए इसके बारे में जानकारी जानते हैं। सबसे पहले रक्त है क्या? क्या रक्त कोई पदार्थ है? क्या रक्त कोई लिक्विड है? क्या रक्त कोई ठोस है? क्या है रक्त? तो रक्त आपका उत्तक है। उत्तक यानी कि टिश्यू है। कैसा उत्तक है आप लोग का रक्त? तो यह आपका तरल संयोजी उत्तक। तरल संयोजी उत्तक। अब तरल संयोजी का अर्थ, तरल तो मतलब समझा लिक्विड, संयोजी मतलब
वैसा चीज़ जो एक से दूसरे चीज़ को जोड़े रखे, मतलब संयोजन करें। यह जो रक्त है इसके माध्यम से पूरा शरीर एक दूसरे से जुड़ा रहता है, क्योंकि यह तरल रूप में पाया जाता है, इसलिए इसे तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। तो आशा करते हैं कि रक्त के बारे में इतना जान गए होंगे आप। फिर आगे हम लोग बात करें रक्त के तो रक्त का आपका पीएच मान आपका पूछा जाता है कि कितना होता है। तो ये बहुत सारे बच्चों को मालूम होगा तो कि रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ठीक, और समांतर रक्त का दाब कितना होता है, यानी कि बीपी जिसे आप कहते हैं, तो बीपी समांतर आपका 120/80 mg होता है, mmHg होता है। 120/80 का मतलब आपका अधिकतम रक्तदाब 120 होना चाहिए और कम से कम आपका 80 होना चाहिए। इन दोनों के बीच में रहता है तो आप नॉर्मल होते हैं। ठीक, और ये जो रक्त है यह तो विलियन है, आपको मालूम होना चाहिए। विलियन मतलब जो 2 या 2 से अधिक जिसमें पदार्थ मिले हो, तो रक्त तो 1 मिलियन है, क्योंकि रक्त के अंदर केवल रक्त ही नहीं और सारे तत्व भी मिले होते हैं। तो रक्त कैसा विलियन है, तो यह एक कोलाइड विलियन है। कैसा, तो कोलाइड विलियन है। ठीक, और बात करें कि रक्त का पीएच का प्रकृति क्या होता है, मतलब कैसा होता है, ये खट्टा होता है, स्वाद में कड़वा होता है, क्या होता है, यह क्षारीय होता है, यानी कि यह खट्टा नहीं होगा, कड़वा होगा। और बात करें हम लोग रक्त के बारे में, यानी खून के बारे में, तो देखिए रक्त एक सामान्य मनुष्य के अंतर्गत रक्त की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो यह कम से कम 5 से 6 लीटर होना चाहिए एक सामान्य मनुष्य के अंतर्गत रक्त। ठीक, और रक्त का हमारे शरीर का कितना प्रतिशत भाग कवर करता है, तो यह हमारे शरीर का 7% भाग को कवर करता है, केवल और केवल रक्त ही। ठीक, और जो हमने आपको बताया कि यह 5 से 6 लीटर रक्त होना चाहिए, यह पुरुषों में होना चाहिए। महिलाओं में इससे आधा लीटर कम होता है, यानी कि 550 से लेकर के 650 लीटर तक महिलाओं में रक्त होता है। और हम लोग इतना तो आपने रक्त के बारे में जान लिया, और थोड़ा सा हम लोग रक्त के बारे में जानते हैं। तो रक्त का आपका निर्माण तो कैसे ना कैसे होता होगा, तो आपका टॉपिक एक हो जाएगा खून का निर्माण। तो देखिए खून का निर्माण भी आपका 2 चरण में होता है। जो नवजात आदमी होते हैं, यानी कि नए जन्म लिए हुए बच्चे, नवजात मतलब तुरंत जन्म लिया हुआ शिशु, उनमें रक्त अलग तरीके से बनता है। और जो वयस्क होते हैं, यानी कि एडल्ट, जो बड़े जवान होते हैं, उनमें रक्त अलग तरीके से बनता है। तो ये जो नवजात होते हैं, इनमें रक्त मीसोडर्म द्वारा बनता है। मीसोडर्म यकृत में पाया जाता है, यह यकृत के मीसोडर्म से बनता है। और यह जो वयस्क होते हैं, इसका अस्थि मज्जा में बनता है, अस्थि मज्जा, जिससे हम आपको अंग्रेजी में बोन मैरो भी कहते हैं। इस पे एक फिल्म भी था क्रिस 3, इसमें इसी बोन मैरो के बारे में बात किया जाता है, अस्थि मज्जा के बारे में बात किया जाता है। वरना और कुछ रक्त के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो रक्त का में यह रक्त किस कलर का होता है, तो यह लाल कलर का होता है। लाल कलर होने का आपका कारण क्या होता है, तो इसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन का साइन आपका HB से होता है। ठीक, तो इतना आपको रक्त के बारे में जान गया। और आपको बता दें तो रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है, मतलब हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है, तो आपका आयरन पाया जाता है, यानी कि Fe, जिसका आयरन का आपका संकेत होता है। बाकी रक्त कहाँ इकट्ठा होता है, तो आपका रक्त प्लीहा में इकट्ठा होता है। तो इतना ही आपका रक्त के बारे में जानकारी है, इसलिए आपको प्लीहा को रक्त का ब्लड बैंक भी आपको कहते हैं। तो रक्त के बारे में इतना ही आपको जानना है। बाकी रक्त का अभी प्रकार भी आप लोगों को जानना है, तो चलिए रक्त के प्रकार के बारे में आप जानते हैं। क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि परिवहन तंत्र का निर्माण करने में सबसे बड़ा भाग रक्त का ही रहता है। तो अब हम लोग आपको रक्त का प्रकार के बारे में बतला देते हैं कि रक्त कितने प्रकार के रक्त को बांटा गया है। अगर हम रक्त के प्रकार के बारे में बात करें तो देखिए रक्त को 2 तरह के रक्त होते हैं। एक तो आपका होता है तरल तरह के रक्त, तरल यानी कि आपको द्रव भी जिसे कहते हैं, और एक तो आपका होता है ठोस तरह के ठोस तरह के रक्त है। ये जो तरल तरह का जो रक्त होता है, यह शरीर में 55% पाया जाता है, और यह ठोस रहता है, यह 45% पाया जाता है। तरल तरह में इसका कोई प्रकार नहीं है। यह जो आपका प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा के बारे में आपने सुना होगा, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। यही आपका तरल तरह का द्रव होता है। बाकी आपका ठोस तरह के द्रव होते हैं। तो ठोस तरह के द्रव को आपको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग में बांटा गया है,
तो ठोस तरह के द्रव जो है आपका 3 भाग में बांटा गया है, जिसे रक्त कणिका भी कहते हैं। इसमें आपका पहला है आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, दूसरा आपका डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स, और तीसरा आपका प्लेटलेट्स। तो आपका ठोस तरह के 3 प्रकार हैं, आरबीसी, डब्ल्यूसी, प्लेटलेट्स, और तरल द्रव प्रकार के आपका प्लाज्मा। चलिए अब हम इसके बारे में जानते हैं विस्तार पूर्वक, प्लाज्मा के बारे में, आरबीसी, डब्ल्यूसी और प्लेटलेट्स इत्यादि के बारे में। तो सबसे पहले तो आपका इसमें प्लाज्मा के बारे में हम लोग जानेंगे कि यह प्लाज्मा है क्या, इसके क्या क्या गुण होते हैं। प्लाज्मा आप लोग को हमने बताया कि यह रक्त का तरल द्रव है, तरल पदार्थ है यह रक्त का, जो शरीर में कितना % पाया जाता है, तो यह शरीर में 55% अकेले पाया जाता है। इसका रंग क्या होता है, प्लाज्मा का रंग बात करें तो यह रंग पीला रंग का होता है प्लाज्मा। ठीक, तो प्लाज्मा का रंग आपका पीला रंग का होता है, हल्का यह चिपचिपा होता है। और यह इसमें कितना % जल पाया जाता है, तो इसमें जल आपका 90% पाया जाता है। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन 7% आपका पाया जाता है प्लाज्मा में, और बाकी आकार में पदार्थ जो अन्य पदार्थ होंगे यह 0.9% पाए जाएंगे। बाकी वसा आपका जो होता है फैट वह 0.5% पाया जाता है प्लाज्मा में। ठीक, तो इतना सारा चीज़ तो प्लाज्मा के में पाया जाता है। इसमें बाकी सीरम जो होता है यह भी प्लाज्मा ही में पाया जाता है। तो प्लाज्मा में मेनली आपको यही पढ़ना है कि इसका रंग किस कलर का होता है, कितना % यह शरीर में खून का % मात्रा रखता है, और इसमें कौन सा प्रोटीन ये सब कितना % पाया जाता है। मेनली आपका जल पूछता है कितना % पाया जाता है, बस। तो प्लाज्मा के बारे में आई होप समझ गए होंगे आप लोग। अब हम लोग आपको बात करते हैं जो ठोस तरह के आपके 3 तरह के ठोस में थे, उन सभी के बारे में, इन सभी के गुण। तो सबसे पहले आप लोग का ठोस में था आरबीसी, चाहे इसको हम लोग लाइनिंग बाई से समझ लेते हैं, क्योंकि तीनों में कुछ खास अंतर नहीं है, इसलिए तीनों को हम लोग लाइन बाय लाइन समझ सकते हैं। तो देखिए तीनों के बारे में हम लोग क्रमबद्ध तरीके से इसके जानते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में। तो ये जो प्लेटलेट्स है इसका अन्य नाम भी होता है, प्लेटलेट्स के अलावा इसे अन्य भी नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि इसका नाम है आपका रक्त पट्टिकाणु या बिंबाणु, ये सब प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है। तो अब जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि यह तीनों है प्रकार थी रक्त के ठोस अवस्था में पाए जाने वाले हैं, तो इनका कोई ना कोई मात्रा होगा, कोई ना कोई संख्या होगा। तो ये कितना शरीर में पाए जाते हैं, तो आरबीसी की बात करें तो यह शरीर में 50 लाख आरबीसी पाए जाते हैं। डब्ल्यूबीसी की बात करें तो इसका कोई मात्रा भी निश्चित नहीं है, और प्लेटलेट्स की बात करें तो यह 2 लाख हमारे शरीर में पाए जाते हैं। ठीक, और आकार की बात करें तो आरबीसी का आकार गोलाकार होता है, यानी यह गोल आकार का होता है। यह डब्ल्यूबीसी है, यह अनिश्चित आकार का होता है, इसका कोई आकार निश्चित नहीं है, कोई भी आकार का हो सकता है। और ये जो प्लेटलेट्स है यह उत्तल लेंस के आकार का होता है, उत्तल लेंस यानी कि इस प्रकार के आकार का यह प्लेटलेट्स आपका होता है। जीवन काल की बात करें तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिनों का होता है, और अब डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 12 से 20 दिनों का होता है, और प्लेटलेट्स का जीवन काल बात करें तो यह 7 दिनों का होता है। रंग की बात करें तो आरबीसी का रंग लाल होना चाहिए, किस लिए होता है तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। डब्ल्यूबीसी रंगहीन होता है तथा प्लेटलेट्स भी रंगहीन होता है। और केंद्रक की बात करें तो आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है और प्लेटलेट्स में नहीं पाया जाता है। यही मुख्यतः तीनों में अंतर है, आप इसे कॉपी में नोट कर लें या फिर आपको इसका एथी भी मिल जाएगा। तो मेनली आपका रक्त का जो रक्त का प्रकार है वो हमने बतला दिया। आपका रक्त में केवल एक और टॉपिक रह गया है जिसका नाम है रक्त परिसंचरण तंत्र। तो देखिए आपका एक और मात्र टॉपिक हमने बतलाया बचा है, जो कि आपका रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र का मतलब आप लोग का, तो रक्त परिसंचरण तंत्र का मतलब कि आपका रक्त जो है इसको बहने के लिए कोई जगह चाहिए, परिसंचरण करने के लिए कोई तंत्र चाहिए, तो उसे रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो रक्त परिसंचरण तंत्र का निर्माण कैसे होता है, तो यह हृदय और नसों के माध्यम से होता है, क्योंकि हृदय नस के अंदर यह रक्त बहते हैं और हृदय तक इसे पहुंचाया जाता है। तो रक्त परिसंचरण तंत्र का निर्माण कौन कौन मिलकर बनाते हैं, तो यह हृदय
और नस यानी कि रक्त वाहिका मिलकर के आपको बनाते हैं। ये जो रक्त परिसंचरण तंत्र है यह 3 प्रकार के होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला आपका होता है बंद परिसंचरण तंत्र, दूसरा आपका होता है खुला परिसंचरण तंत्र और तीसरा आपका होता है मिश्रित परिसंचरण तंत्र। बंद परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र और मिश्रित परिसंचरण तंत्र, इन तीनों के बारे में आपको समझना है। तो देखिए, बंद परिसंचरण तंत्र का मतलब वैसा परिसंचरण तंत्र, वैसे जीव जिसके अंदर खून नसों के अंदर बहता हो उसे हम बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इसके अंतर्गत आपका सबसे प्रमुख मानव आ जाएगा जिसका खून उनके नसों के अंदर बहता है। खुला परिसंचरण तंत्र का मतलब वैसा जीव जिसका खून उनके नसों के बाहर बहता हो, यानी कि नस के अंदर उनका खून नहीं बहता हो। तो ऐसे में आपका आ जाएगा कॉकरोच। कॉकरोच का नस के अंदर खून नहीं बहता है, क्योंकि जब आप किसी कॉकरोच को दाबिएगा वरना मरा हुआ देखिएगा तो उनका वाइट निकला रहता है, उनका नस सिस्टम कुछ नहीं रहता है, सब खून उनका बाहर ही निकलता है। या फिर घींघा का भी यही नियम रहता है। और आपको मिश्रित जो होता है, मिश्रित में आपका नस के अंदर भी बहेगा और नस के बाहर भी बहता है। यह मुख्यतः आपका मछलियों में पाया जाता है। मछलियों को जब आप कटते हुए देखिएगा तो वह जिसका थोड़ा सा भी काटिएगा तो आपका नस नहीं दिखेगा, नस के अंदर भी खून बहता है और नस के बाहर भी खून बहता है। तो रक्त परिसंचरण तंत्र आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आप लोग को आपका वाहिनी यानी कि नस के बारे में समझना है, नस का प्रकार को समझना है। तो देखिए, आपका नस जो है वाहिनी जिसे हम नस कहते हैं, इसे मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। एक तो आपका धमनी और दूसरा कहते हैं आपको सीरा। तो चलिए इन धमनी और सीरा के बारे में इनका अंतर समझते हैं, दोनों में क्या क्या अंतर है, क्या क्या दोनों की विशेषताएं हैं। तो देखिए, आपको इस धमनी और सीरा में अंतर भी पूछा जाता है एग्जाम में। सबसे पहले तो इनका पूछा जाएगा आकार। तो यह धमनी मोटी होती है और यह जो सीरा होती है धमनी की अपेक्षा पतली होती है, यह इनमें एक अंतर हो गया। बाकी यह जो धमनी होता है यह शुद्ध रक्त का परिवहन करता है, यानी कि वैसे रक्त जिसमें ऑक्सीजन हो, O2 जनित रक्त का परिवहन करता है, परंतु सीरा O2 जनित रक्त का परिवहन नहीं करता है। बाकी धमनी का काम, मुख्यतः काम क्या होता है, तो यह धमनी का काम होता है हृदय से खून को ले जाना, हृदय से खून को ले करके अन्य अंगों तक पहुंचाना। और सीरा का काम रहता है कि शरीर से खून ला करके हृदय में देना। ठीक, तो इसीलिए धमनी का में ऑक्सीजन पाया जाता है, क्योंकि यह ऑक्सीजन शरीर तक पहुंचाता है। और ये जो सीरा है इसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है, क्योंकि यह ऑक्सीजन खून ले करके आता है हृदय के अंदर में। ठीक, बाकी यह जो धमनी है इसका रंग लाल होता है, आप लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जनित रक्त पाया जाता है। और सीरा का रंग होता है नीला, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जनित रक्त नहीं पाया जाता है। और इसमें एक आपका अपवाद भी है, यह जो O2 जनित रक्त का परिवहन करती है, लेकिन जो फुसफुस धमनी होती है वह अनऑक्सी जनित रक्त का परिवहन करता है और फुसफुस सीरा ऑक्सीजन जनित रक्त का परिवहन करता है। इसको हम लोग आगे से बता देंगे, कॉन्सेप्ट आपको हमको पता है, क्लियर ढंग से नहीं होता होगा, थोड़ा मोड़ा समझ जाइए, फिर आगे हम आपको बताने वाले हैं। और गति पूछा जाएगा धमनी का, तो इसका गति होता है 120 mmHg, क्योंकि जब हृदय से खून निकलता है, दाब देता है हृदय, तो वह ज़्यादा रफ्तार से निकलता है, और जब वापस खून आता है तो इसका रफ्तार कम हो जाता है, यानी कि 80 mmHg इसका रफ्तार हो जाता है। तो वाहिनी यानी नस के दोनों भाग धमनी और सीना में आपको अंतर पूछा जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको अंतर समझ में आ गया होगा। अब आपका इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है जो है हृदय। तो चलिए आपको हृदय के बारे में समझाते हैं। तो देखिए, अब आप लोग को मेनली अध्ययन करना है हार्ट के बारे में, हार्ट यानी कि मानव के हृदय के बारे में। तो हृदय का आपका यही स्ट्रक्चर होता है, आप लोग को मालूम होना चाहिए। यह इसका मुख्य काम क्या होता है, तो मेन काम रहता है कि शरीर की ब्लड को पंप करना। तो चलिए आपको इसके थोड़ा मोड़ा टॉपिक आपको जानना है केवल कि मानव हृदय में कितने वेस में पाए जाते हैं। तो मानव हृदय में 4 वेस में पाए जाते हैं, दायां अलिंद, दायां नीले, बायां अलिंद, बायां नीले, 4 ठे वेस में पाए जाते हैं, मतलब कि कितने 4 भाग पाए जाते हैं। ठीक, बाकी आपको जानना है कि मानव हृदय का वजन कितना होता है। तो आपका अप्रॉक्स 300 ग्राम का होता है मानव हृदय का वजन।
बाकी मानव बिना मस्तिष्क के कार्य करता है कि नहीं, ये आपको बतलाना होगा। तो आपको बतलाना कि बिना मस्तिष्क के भी मानव काम करता है। तो देखिए, रक्त के बारे में आपको मेनली यही जानना था। अब रक्त का आपको स्ट्रक्चर, रक्त कैसे कार्य करता है, चलिए आपको बतलाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको हमने बतलाया कि मानव शरीर में खून को लाने का काम कौन करता है, तो वह सीरा करता है। तो सीरा आपका उस शरीर में खून लेकर के आ जाएगा, यानी कि यहाँ से आपके शरीर में खून एंट्री कर जाएगा 2 जगह से। ठीक, यहाँ से खून एंट्री कर दिया और यहाँ पे एक आपका बैरिकेड रहता है, यहाँ से फिर यह खून यहाँ पे इकट्ठा हो गया। ठीक, इकट्ठा हो गया खून। अब आपका जो हृदय होगा, यह इस भाग से और इस भाग से दोनों साइड से प्रेशर डालेगा, इस पर पंप करेगा। तो यह थी, जब आप पंप को दबाएंगे तो वह पानी पुछ सीना ऊपर फेंकता है। इस एरिया से यह जो खून है यह बाहर निकल के आता है। ठीक, तो यह प्रक्रिया इसी प्रकार से नहीं होगा। अब यहाँ से यह चल जाएगा फुसफुस में। फुसफुस धमनी हमने बतलाया, यह फुसफुस धमनी जो होता है, धमनी या सीरा, यह आपका लीवर से जुड़ा होता है। यही आपका खून लाने का काम करता है, खून ले जाने का काम करता है फुसफुस ही। तो यह जो फुसफुस धमनी है, इस फुसफुस धमनी के माध्यम से यह चल जाएगा लंग्स में। लंग्स के बाद वहाँ से यह जो फुसफुस सीरा है आपका शुद्ध रक्त को लेकर के आएंगे, जिसमें ऑक्सीजन मौजूद होते हैं। फिर वह यहाँ से ला करके इसमें इकट्ठा करेंगे और फिर जब प्रेशर देगा रक्त, तो फिर वह इस एरिया से होकर के आपका अन्य शरीर के भागों में जाएगा। तो यही आपका रक्त का हृदय का स्ट्रक्चर होता है। बाकी परिवहन चैप्टर में इतना ही टॉपिक है आपका। अब आप लोग का एक और चैप्टर बच जाता है जिसका नाम है उत्सर्जन। इस उत्सर्जन चैप्टर में भी आपका कुछ खास टॉपिक नहीं है। चलिए फटाफट से इसके बारे में भी आपको बतला देते हैं। तो देखिए, आपको अगला टॉपिक हमने बताया था उत्सर्जन। तो उत्सर्जन है क्या? तो उत्सर्जन का मतलब आपको साफ बात कर रही है कि जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसे शरीर से निष्कासन उत्सर्जन कराता है। मतलब कि शरीर में जो क्रियाएं चलती हैं उससे जो भी गंदा मल मूत्र तैयार होता है उसी का शरीर से निकालना उत्सर्जन कहलाता है। तो इसका परिभाषा आप लिख सकते हैं कि शरीर के उपापचयी क्रियाओं द्वारा, उपापचयी मतलब शरीर के अंदर जो क्रियाएं चलती रहती हैं उसके द्वारा शरीर में बने अनावश्यक पदार्थों का निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। अब ये शरीर में हमने एक बात बताया आपको, अनावश्यक पदार्थ। अनावश्यक पदार्थ, तो ये अनावश्यक पदार्थ में क्या क्या आ जाएगा? तो आपका अनावश्यक पदार्थ के अंतर्गत आ जाएगा पेशाब आ जाएगा आप लोग का, फिर उसका मूत्र आ जाएगा आप लोग का, फिर CO2 भी आपके इसके अंतर्गत आ जाएगा क्योंकि इसे भी शरीर से निकाला जाता है। वरना पसीना आपके त्वचा के माध्यम से उत्सर्जन होता है पसीना का। फिर आपका सिक्कम आ जाएगा और नमक आ जाएगा, नमक जो कि पसीना के माध्यम से निकलता है। तो यह सब आपका अनावश्यक पदार्थ हो जाएगा। अब यह जो अनावश्यक पदार्थ है इसको निकलने के लिए कोई ना कोई अंग होगा जिसे हम लोग उत्सर्जी अंग कहते हैं। उत्सर्जी अंग मतलब वैसा अंग जिससे शरीर से उत्सर्जी पदार्थ निकलता है। तो ये उत्सर्जी अंग में कोई का नाम आता है। तो फेफड़ा का नाम आ जाएगा क्योंकि यह CO2 का निष्कासन करता है। त्वचा का आ जाएगा क्योंकि त्वचा पसीना का निष्कासन करता है। यकृत का आ जाएगा, यकृत भी आप लोग का यकृत आपका सीकम यूरिया का आपका करता है। फिर बड़ी आंत का बात करें तो यह मलमूत्र का, और वृक्क आपका मूत्र का। तो यह सब आपका उत्सर्जी अंग है जो कि आपका शरीर से उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन करने में सहायक होते हैं। आपसे पूछा जाएगा शरीर का सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है, मानव शरीर का सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग, तो इसे आपको नाम देना होगा वृक्क, क्योंकि वृक्क के माध्यम से ही आपका शरीर में सबसे प्रमुख उत्सर्जन मूत्र निकल पाता है। ठीक है, तो उत्सर्जन आप लोग का पेड़ पौधों में भी होता होगा, एक कोशिकीय जीवों में भी होता होगा और मानव एवं जंतुओं में भी होता होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग आपको पेड़ पौधों एवं एक कोशिकीय जीव में बता दें क्योंकि इन लोग का जल्दी है, छोटा है, जल्दी आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो एक कोशिकीय जीव के बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय, तो देखिए एक कोशिकीय जीवों में एकदम सिंपल सा फंडा रहता है। इन लोग का उत्सर्जन का क्रिया कौन सा होता है? तो विसरण क्रिया द्वारा इनके शरीर से उत्सर्जन होता है। और इनका उत्सर्जी अंग क्या होता है? तो इनका कोई उत्सर्जी अंग नहीं है, केवल विसरण क्रिया द्वारा इनके शरीर से के त्वचा से सारे उत्सर्जी पदार्थ निकल जाते हैं। बाकी आगे हम लोग बात करते हैं, उसका तो हो गया। अब हम लोग बात करते हैं पेड़ पौधों का, पेड़ एवं पौधों का। तो पेड़ पौधों में
शरीर का उत्सर्जी अंग इन लोग का भी नहीं होता है, उत्सर्जी अंग नहीं होता है। उत्सर्जी पदार्थ आप लोग का इन लोग का क्या क्या होगा, तो इन लोग का उत्सर्जी पदार्थ में आपका गोंद हो जाएगा। आपने बहुत सारे पेड़ के जैसे कटहल का पेड़ देखा होगा जिसके अंदर से उजला कलर का गोंद निकलता है, या फिर लैटेक्स, लैटेक्स हो जाएगा। लैटेक्स मतलब आप दूध देखेंगे कोई भी पौधा होता है उसका तोड़ने से आपको दूध निकलता है, तो वह भी हो जाएगा। फिर आपका रेजिन हो जाएगा, फिर आपको हो जाएगा टेनिन हो जाएगा। यह सब इसका उत्सर्जी पदार्थ है। उत्सर्जी पदार्थ कहाँ से निकलता है आपका, तो यह सब छाल से निकल सकता है। छाल मतलब जो पेड़ पौधों का सबसे ऊपरी परत होता है वह, या फिर आपका पत्ती से निकल जाएगा, छाल से, पत्ती से, या कोशिका से इत्यादि। इन सभी पदार्थों, इन सभी स्थानों से ये जो उत्सर्जी पदार्थ पेड़ पौधों में है यह निकल पाते हैं। तो पेड़ पौधों का भी मेन फंडा हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने बारे में, यानी कि मानव के बारे में। तो मानव का सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग आप लोग को पता है, हमने बतलाया वृक्क होता है। वृक्क यानी कि किडनी होता है। तो सबसे पहले तो आपको किडनी का नाम ही पढ़ते पढ़ते इतना समय निकल जाएगा, क्योंकि विभिन्न भाषाओं में किडनी का अलग अलग नाम है। सबसे पहले तो आपका हिंदी में किडनी नाम है। फिर बात करते हैं आपका उर्दू में, तो उर्दू में आप लोग को कहते हैं लोग गुर्दा। फिर उसके बाद बात करते हैं अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में आप लोग कहते हैं किडनी। फिर बात करते हैं आपको लैटिन में, तो लैटिन में आपको बात करते हैं रेन कहते हैं इसको। वैज्ञानिक नाम बात करते हैं इनका होता है रेनल। तो कुल 1 2 3 4 5 6 तो इसका नाम ही हो गया। इसका मूलभूत इकाई क्या होता है, वृक्क का मूलभूत इकाई मतलब कि मेन जिससे मिलकर यह वृक्क बना होता है, तो उसको कहते हैं हम लोग नेफ्रॉन। नेफ्रॉन आगे आप लोग चलिएगा तो नियंत्रण एवं समन्वय आपको न्यूरॉन पढ़ना है, जो कि तंत्रिका तंत्र की मूलभूत इकाई है। तो नेफ्रॉन है वृक्क की मूलभूत इकाई, यह आपको याद करना होगा। इसीलिए वृक्क के अध्ययन को हम लोग कहते हैं नेफ्रोलॉजी। इसीलिए हम लोग वृक्क के अध्ययन को कहते हैं नेफ्रोलॉजी। ये हमारे शरीर में वृक्क की संख्या कितनी होती है, तो यह होता है 1 जोड़ा, यानी कि कुल 2 ठेप हमारे शरीर में वृक्क पाया जाता है। इसका आकार बात करें तो हमारे सेम के बीज के आकार का होता है, या कि आप कह सकते हैं राजमा के आकार का होता है। राजमा और सेम का बीज दोनों एक ही तरह का होता है। फिर बात करें इसका रंग के बारे में, तो रंग इसका हल्का भूरा रंग का होता है, भूरा या लाल होता है। इसका वजन की बात करते हैं हम लोग, वजन यानी कि वेट की, तो इसका वजन आपका होता है 140 ग्राम। 140 ग्राम के अप्रॉक्स इसका वजन होता है। फिर नेक्स्ट पेज लेना पड़ेगा आपका है अभी और टॉपिक। और फिर बात करें इसका लंबाई की, तो लंबाई आपका 10 सेंटीमीटर होता है। चौड़ाई बात करें तो चौड़ाई 5 से 6 सेंटीमीटर होता है। ठीक, और यह घिरा किससे होता है, तो यह एक झिल्ली से घिरा होता है जिसे हम कहते हैं पैरेटोरियम नामक झिल्ली से घिरा होता है। ठीक है, और इसका संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई हमने आपको बता दी, नेफ्रॉन कहते हैं। एक वृक्क में कितने नेफ्रॉन होते हैं, तो करीब 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। और वृक्क के ऊपर में एक ग्रंथि होता है जिसे हम लोग कहते हैं एड्रिनल ग्रंथि। इसको भी आगे चल कर आपको पढ़ना है, आगे हम आपको बता देंगे। एड्रिनल ग्रंथि इसका मुख्य काम क्या होता है, तो इसका मुख्य काम होता है बीपी को नियंत्रण करना होता है। ठीक है, तो यही मेन आपका रहता है। और बात करें इसका कार्य क्या होता है, वृक्क का कार्य, तो सबसे पहले तो आपका रक्त का छानना हो जाएगा वृक्क का कार्य, और दूसरा हो जाएगा आपका मूत्र का निर्माण करना, क्योंकि वृक्क के माध्यम से आपका रक्त जो होता है वो प्यूरिफाई होता है, मतलब साफ होता है, और आपका मूत्र का निर्माण होता है। और मूत्र का बात आ ही गया, तो चलिए अब हम लोग जानते हैं मूत्र के बारे में कि यह मूत्र है क्या, किस चीज़ों से मिल करके बना होगा। बोलने में थोड़ा ख़राब थोड़ा लगेगा कि मूत्र किन चीज़ों से बनेगा, ये हम बात कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं इसमें जल की मात्रा 96% पाया जाता है, यूरिया 2% पाया जाता है, और अन्य पदार्थ आपका 2% पाया जाता है। इसका जो रक्त होता है, इसमें मूत्र का निर्माण के 3 चरण होते हैं। मूत्र जो है आपका 3 चरण में निर्माण होता है। इन तीनों चरण को आपको पढ़ना उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बाकी आपका यही मेनली था इस चैप्टर में। बाकी एक और टॉपिक आपका बच जाता है जिसका नाम है हीमोडायलिसिस। यह हीमोडायलिसिस क्या है, तो ये किन किन कारणों से यदि आपका किडनी खराब हो जाता है तो इसी विधि द्वारा आपका किडनी का कार्य किया जाता है।
बाहरी आर्टिफिशियल रूप से। किडनी खराब होने का कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो कोई संक्रमण रोग हो जाएगा, आपको कोई रोग हो जाएगा तो उससे किडनी खराब हो जाएगा, या मधुमेह जिसे डायबिटीज़ भी कहते हैं यह भी हो जाएगा तो आपको किडनी खराब हो जाएगा, या बाहरी चोट लग जाएगा आपका तो उससे भी किडनी खराब हो सकता है। तो यह हीमोडायलिसिस विधि में केवल आपको कृत्रिम रूप से किडनी का काम किया जाता है। बाकी आपका यह जो चैप्टर है इसका ऑल टू ऑल हमने 1 2 3 4 4 चैप्टर का ऑल टू ऑल टॉपिक क्लियर करवा दिया। इससे क्वेश्चन आपका एक भी छूट के जाने वाला नहीं है। बाकी आपका सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन बैंक का सीरीज है उसके लिए आपका हम दिखा सकते हैं, आपका समय आप देखिएगा तो यहाँ पे 1 घंटा 59 मिनट का समय हो गया, यानी 1 घंटा की क्लास हो चुका है। इसलिए हम चाहते हैं कि आपको नोट्स ही के माध्यम से ये बता दें, आपको सारा नोट्स प्रोवाइड करवा दें। तो नोट्स के लिए हम आपको पहले भी बता चुके हैं, अभी बता रहे हैं कि आपको हमारे इंस्टाग्राम आईडी में जाना होगा, इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर लेना होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। जहाँ पे फॉलो करके आप हमें मैसेज करिएगा तो हम आपको आपके डीएम में पूरा भेज देंगे ऑल टू ऑल नोट्स। ठीक, चूँकि समय का अभाव है इसलिए हम आपको आज नहीं बता पा रहे हैं। बाकी हम आशा करते हैं कि आपको हर एक चीज़ समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं समझ में आया होगा कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, आपका कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है। बाकी दोस्तों पास इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल पर है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। और कल आपका हिंदी का क्लास है 8, फिर इसलिए 10 बजे से मिलना ना भूलें। इसी टाइम से आपको 10 बजे से हम आपसे मिलने वाले हैं। तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।